जो हवा मेरे पेरेंट्स ने ली है, जो खाना मेरे पेरेंट्स ने कंज्यूम किया है, या जो वाटर मेरे पेरेंट्स ने कंज्यूम किया है, आज की डेट में मैं उससे ज्यादा बेकार चीजें कंज्यूम कर रहा हूँ। सबसे बड़ा जो दूसरा क्राइसिस इंडिया में हो सकता है ना, वो हेल्थ है। ऐसा कौन सा रेजोल्यूशन है जो कि लाया जा सकता है, जो कि हमारी इंडियन हेल्थ को कंप्लीट 360 एंगल दे देगा? सुबह का अलार्म नहीं, रात में सोने का अलार्म लगाओ। अरे अभी तो मैं यंग हूँ, ये सब डाइजेस्ट हो जाएगा। कच्चे चने भी खा जाएंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा। वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो बॉडी को डैमेज कर रहा है। सी बकथॉर्न सुपर फूड क्यों बोला जा रहा है और ये क्या रेजोल्यूशन ला सकता है मार्केटिंग में? अगर आपको सी बकथॉर्न की प्योरिटी टेस्ट करनी है तो आप सी बकथॉर्न उसी जगह से लीजिए जो सोर्स से जुड़ा हुआ है। दिमाग को डेवलप करने के लिए ओमेगा इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो चाहिए ही चाहिए। सबसे ज्यादा ओमेगा अगर वीगन सोर्स में किसी चीज में मिलता है तो वो सी बकथॉर्न में है। सी बकथॉर्न डायरेक्टली डायबिटीज पेशेंट को कैसे हेल्प कर सकता है? आप लाहौर का जीरा पी सकते हो तो लद्दाख का सी बकथॉर्न पीने में क्या परेशानी है? उदित सर, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे पॉडकास्ट में, आज के हमारे एपिसोड में। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ शशांक जी। सो टू द लिसनर साइड, ये बहुत ही एक लर्निंग एपिसोड रहने वाला है हमारे इंडस्ट्री में, हेल्थ के बारे में, जितना आप पोल्यूशन देख पा रहे हैं, कितनी अपनी फिटनेस पे ध्यान दे पा रहे हैं, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है इस पूरे पॉडकास्ट में। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इसको एंड तक जरूर देखिएगा। सो अगेन उदित सर, बिफोर स्टार्टिंग टू द पॉइंटर्स, मैं चाहता हूँ आप एक छोटा सा बैकग्राउंड चेक दे दीजिए जिससे हमारे लिसनर्स है वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट कर पाएं। करेक्ट। मेरा नाम उदित चावला है और मैं को फाउंडर हूँ वेलविथ ब्रांड का। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को वेलनेस के बारे में एजुकेट किया जाए। और लोगों के आज हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ग्रो कर रहे हैं, उनको अगर हमें टैकल करना है तो एजुकेशन भी उसी रफ्तार पे ग्रो करनी चाहिए, जिससे कि लोग सेल्फ कॉन्शियस बने और वो कॉन्शियसली अपने डिसीजंस लें और अपने हेल्थ को एक राइट डायरेक्शन में लेके जा पाएँ। जो एक लॉन्ग टर्म, आप इसको मेरा ऑब्जेक्टिव बोलिए, मिशन बोलिए या विज़न बोलिए, वो ये है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है और सॉल्यूशंस देने हैं जिससे कि लोग अपने हेल्थ स्पैन के ऊपर काम करना शुरू करें। लाइफ स्पैन तो देखो, हॉस्पिटलों के बढ़ने से, डॉक्टरों के बढ़ने से, मेडिकल फर्टिलिटी में इनोवेशंस के आने से लाइफ स्पैन तो बढ़ा है। लाइफ स्पैन मतलब आप 60 साल के हुए, कोई बीमारी हुई, आप दवाइयों पे, सर्जरी के दम पे आपने अपने जीवन के 5 साल, 10 साल, 15 साल बढ़ा लिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट गोल है वो ये है कि हम हेल्थ स्पैन कैसे बढ़ाएं, हम बीमारियों को कैसे ढकेलें पीछे, हम कितने साल जिंदगी के बिना बीमारियों के जिए। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है। 30 साल की उम्र में लोग डायबिटिक हो रहे हैं, 40 साल की उम्र में कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज आ रही हैं, 50 साल की उम्र में लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, 60 साल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, और लोग गोलियों की दम पे जिंदा रह रहे हैं। और हेल्थ स्पैन बहुत छोटा हो गया है। जैसे पुराने जमाने में बोला जाता था ना, पीपल यूज्ड टू लिव लॉन्ग एंड डाई शॉर्ट, लंबा जीते थे और बीमारी की उम्र बहुत कम होती थी। नाउ पीपल आर लिविंग शॉर्ट एंड डाइंग फॉर टू लॉन्ग। आज 20-25 साल की उम्र से लोग गोलियों पे आना शुरू हो जाते हैं। थायराइड तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो फीमेल में बहुत ही अर्ली एजेस से आनी शुरू हो गई है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के पास वो एजुकेशन पहुंचे, लोगों के पास वो जानकारी पहुंचे, जिससे कि लोग अपने हेल्थ स्पैन के ऊपर काम करें, हेल्थ स्पैन को चेस करें कि मुझे अपना हेल्थ स्पैन बढ़ाना है, और अगर हेल्थ स्पैन बढ़ा होगा तो लाइफ स्पैन तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आपने इसका आंसर दिया। तो उदय जी, मेरा जो सवाल है कि आपने इस डोमेन को क्यों चूज करा? क्योंकि आज के टाइम पे पैसा कमाना नंबर 1 प्रायोरिटी रह चुकी है फ्रॉम मार्केटिंग साइड एज वेल। कमर्शियल करना नंबर 1 प्रायोरिटी है, बट ऑन दी अदर साइड किसी के बारे में सोचना, उसकी हेल्थ के बारे में ध्यान देना, उसको न्यूट्रलाइज करना, ये एक ना बहुत एक यूनिक फैक्टर निकल के आता है। तो आपका सोशल मोटिव इसके लिए क्या है? मैं आपको बताऊं कि मैं अपने कॉलेज में था, और जब मैं अपनी कॉलेज की स्टडीज करने गया तो जैसे ही घर से बाहर निकले तो जितने सारे गलत डिसीजंस हेल्थ को लेकर हो सकते हैं वो सारे हमने कॉलेज में लिए। चाहे हमारे फूड हो, चाहे हमारी हैबिट्स हो, चाहे हमारी स्लीपिंग हैबिट्स हो, सब कुछ ऐसा था। और मैं अपनी 20s में बिल्कुल एक जैसे कोई बेफिक्रा इंसान होता है हेल्थ को लेकर, इसी तरीके से मैं अपनी जिंदगी जी रहा था। ठीक है, राइट। मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, ये हमारे डिनर प्लेटफॉर्म्स थे कि यहाँ जाना ही जाना है, और यही डिनर प्लेटफॉर्म थे। मैं लाइफ में टेस्ट के सिवाय और कुछ नहीं था। तो मुझे अभी भी याद है कि इट वाज बैक इन 2017-18 का समय होगा, और मैं बिजनेस में हम अच्छा कर रहे थे, और मैं अपने कॉलेज डेज से ही एंटरप्रेन्योरशिप में था, तो बिजनेस में हम ऑब्वियसली अच्छा कर रहे थे, अर्निंग वाइज, ग्रोथ वाइज सब कुछ अच्छा था। तो मेरे पास 2017 में मैं मैंगलोर में बैठा हुआ था, और मेरे पास एक कॉल आता है आगरा से, जो मेरा नेटिव आगरा है। तो एक बोलते हैं कि हमने आपकी मदर का एक टेस्ट किया है और आपको दिल्ली वापस आ जाना चाहिए, आगरा वापस आइए, और आप अपनी मदर को दिल्ली में किसी एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए। तो मैंने बोला कि क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ ट्यूमर डिटेक्ट करे हैं बॉडी में,
और वो कैंसरस है। तो अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, ग्रोथ आ रही थी, क्योंकि पैसे आ रहे थे तो घर वाले, अब वो टाइम था मेरे पेरेंट्स का एंजॉय करने का, बिकॉज अब फैमिली में वेल्थ आना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जब समय आया एंजॉय करने का, तो वो अचानक से जब वो बीमारियां आई, और फिर मैं अपनी मदर को लेकर मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गया दिल्ली में, और जब मैंने वो हॉस्पिटल देखा, और लगभग 7 से 8 महीने लगातार मेरे उस हॉस्पिटल में निकले। पहले सर्जरी हुआ, फिर रेडिएशंस हुए, फिर कीमोथेरेपी के सेशंस हुए। उन 8 महीने में मुझे ये समझ में आया कि अगर कोई इंसान हेल्थ को इग्नोर कर रहा है, तो वो एक तरीके से अपने लिए प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहा है समय से पहले जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही मैं अपनी मदर की हेल्थ से बाहर निकला, तो मेरे फादर के ब्लॉकेजेस निकल कर आए। अच्छा। तो उनके तीनों आर्टरीज लगभग एक 90% ब्लॉक, एक 95% ब्लॉक, एक 100% ब्लॉक। डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी रिकमेंड कर दिया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों मेरे पेरेंट्स, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वाई उस समय क्या था कि पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है। बिल्कुल। और मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों ही पेरेंट्स, आज हमारे पास पैसे हैं, वेल्थ है, बट मेरे दोनों पेरेंट्स की हेल्थ ही अलाउ नहीं कर रही है उस वेल्थ को एंजॉय करने के लिए। राइट। तो वहां से मैंने सोचना शुरू किया, 2 एस्पेक्ट में सोचना शुरू किया कि पहली बात तो मेरे पेरेंट्स से ऐसी क्या हेल्थ मिस्टेक्स हुई कि वो आज अपनी 60s में, लेट 50s में या अर्ली 60s में ही यहां पर है, जबकि मैंने अपने ग्रैंडफादर को तो 80s में भी हेल्दी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो 80s में भी हेल्दी थे जी। और मैं अपने पेरेंट्स को लेट 50s और 60s में ही सफर करते हुए देख रहा हूँ, हॉस्पिटल बेड्स पे देख रहा हूँ, प्रॉब्लम्स में देख रहा हूँ। और घर में बीमार एक होता है, परेशान सब होते हैं। बिल्कुल, सब परेशान होते हैं। तो वहां से मुझे एक तो ये रियलाइजेशन हुआ कि अब मुझे कैसे अपने पेरेंट्स की हेल्थ को यहाँ से रिकवर करना है, कैसे मैं उनको एक सही डायरेक्शन में लेकर आऊं। जो डैमेज हो चुका है, जो नुकसान हो चुका है, वो तो हो गया, ऑपरेशंस हो गए, लेकिन यहां से मैं कैसे अब उनकी जिंदगी के 10 साल, 15 साल, 20 साल और बेहतर कर सकता हूं। तो वहां वो एक पॉइंट था जहां से हेल्थ पे रिसर्च करना शुरू किया कि क्यों कैंसर हो रहा है, ये हार्ट डिसीजेस क्यों निकल के आ रही हैं, इसके पीछे के रूट कॉज क्या है। घर के नुस्खे तो चलते रहते हैं, 4 काजू खा लो, 2 बादाम खा लो, पानी में ये घोल के पी लो, ये सुबह उठ के पी लो और ये शाम को पी लो। और वो घर के नुस्खे लोग अच्छे भी लगते हैं क्योंकि उनको सुनने में अच्छा लगता है कि भाई चलो ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा मेरे माइंड में उस समय ये एहसास हुआ कि ये तो मेरे पेरेंट्स हैं, इनका खान पान, जो हवा मेरे पेरेंट्स ने ली है, जो खाना मेरे पेरेंट्स ने कंज्यूम किया है, या जो वाटर मेरे पेरेंट्स ने कंज्यूम किया है, आज की डेट में मैं उससे ज्यादा बेकार चीजें कंज्यूम कर रहा हूं। मेरा फूड बिल्कुल बेकार है, पुअर क्वालिटी है। इवन जो खाने को मैं हेल्दी बोल के खा रहा हूं, उसमें भी न्यूट्रिशन नहीं है। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल आप लेना चाहें, आप फॉर एग्जांपल आज आप लौकी की सब्जी है, हाँ, बड़े ध्यान से खाते हैं, आप गारंटी कर सकते हैं कि उस लौकी की सब्जी में इंजेक्शन नहीं लगा हुआ है? नहीं। क्या उसको उस सॉइल में उगाया गया कि उसको सॉइल से वो न्यूट्रिशन ही मिले? आप कश्मीर जाइए, कश्मीर में जाके आप सेब देखिए, एक एक सेब के ऊपर इतना पेस्टिसाइड छिड़का जाता है कि जितना सेब से आपको एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल रहा होगा, उससे ज्यादा तो आपको हैवी मेटल मिल रहा है अपनी बॉडी में। बिल्कुल। जब हमने काम किया तो हमने ये सारी चीजें देखी, और यही हैवी मेटल्स आगे चल के कैंसर फॉर्म करते हैं बॉडी की, यही तो टॉक्सिन्स हैं। और हैवी मेटल तो ऐसी चीज आपकी बॉडी से एक्सक्रीट ही नहीं होती। बिल्कुल। तो ये समझ में आया कि अगर आज से मैं कॉन्शियस नहीं हुआ, तो मेरे पेरेंट जो इश्यूज अपनी लेट 50s में फेस कर रहे हैं, मैं तो ये 40s में फेस करना शुरू कर दूंगा। तो मैं भाग क्यों रहा हूं? आज मैं अपने करियर के पीछे, पैसे के पीछे इतना समय लगा रहा हूं, जो जरूरी है, करियर बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैंने आज अपने हेल्थ के ऊपर अपने आप को एजुकेट नहीं किया और मैंने अपने डिसीजन सीख नहीं करे, तो ये जितनी मेरी कमाई हुई वेल्थ है, ये सब डॉक्टर के पास जाएगी, ये सब हॉस्पिटल्स के पास जाएगी। तो मैंने जितनी वेल्थ जनरेट करी है, वो मैं वेल्थ एक मेडिकल फर्टिलिटी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्पेंड करूंगा। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, पैसे खर्च करने की नहीं है, बात यह है कि जब आप बीमार होते हैं, आपके सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल बंदा बहुत वीक हो जाता है, आपके इमोशंस खत्म हो जाते हैं। प्लस आप मान लीजिए आज मैं बीमार हूं, तो क्या मेरी वाइफ खुश हो सकती है? कभी नहीं। क्या मेरे बच्चे खुश होंगे? कभी नहीं। राइट? तो वो भी तो परेशानी है ना। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा गिफ्ट अगर मैं अपनी फैमिली को दे सकता हूं, तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट तो खुद को हेल्दी रखूं, यही सबसे पहला गिफ्ट और सबसे बड़ा गिफ्ट है जो मैं अपनी फैमिली को दे सकता हूं जी। और वहां से मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करी, रिसर्च करना शुरू करी, कई सारे डॉक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, क्योंकि जब आपके घर में कुछ होता है तो आप उसमें डीप जाना
शुरू करते हैं, सेंटिमेंट से अटैच हो जाते हैं, सेंटिमेंट से अटैच हो जाते हैं, और आप प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं, आप वो डिसीजंस लेना चाहते हैं कि मुझे इसको ठीक कैसे करना है, दूसरा मुझे खुद को कैसे बचाना है। ठीक है। और वो एक जर्नी थी। वहां से फिर हेल्थ के पीछे जब निकले, तो जब हॉस्पिटलों में जाना शुरू किया तो ये समझ में आया कि इंडिया सबसे बड़ी आबादी वाला देश है पूरी दुनिया में, सब हाईएस्ट पॉपुलेशन पूरी दुनिया में आज की डेट में इंडिया में है, और सबसे बड़ा जो दूसरा क्राइसिस इंडिया में हो सकता है ना, वो हेल्थ है। क्या बीमार सिटीजन एक डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। आज मोदी जी को भी बात करना पड़ रहा है, हार्ट हेल्थ का ध्यान रखो, 10% से ऑयल कंजप्शन कम करो, हेल्दी रहो, फिट इंडिया मूवमेंट। आप सोचिए, गवर्नमेंट तक अगर किसी को पॉलिसी रिफॉर्म कर रही है, लोगों को एजुकेट कर रही है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा क्राइसिस ऑलरेडी बन चुका है जी। भारत आज डायबिटिक कैपिटल है। हमने कोविड में बोला पेंडेमिक है, पेंडेमिक है, पेंडेमिक है। चलो, कोविड तो एक वायरस से आने वाला पेंडेमिक था, उससे ज्यादा बड़ा पेंडेमिक तो कार्डियोवास्कुलर, बिल्कुल कार्डियोवास्कुलर है। हार्ट डिसीजेस से लोग लगातार मर रहे हैं। 28-28 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, 20s में हार्ट अटैक आ रहा है। जब मैं अपने फादर की ओपन हार्ट सर्जरी करा रहा था, मैंने देखा कि मेरी उम्र के लोग वहां पे बेड पे, मेरी उम्र के लोग। तो वहां से क्वेश्चन आया कि भाई इन्होंने ऐसा क्या, क्योंकि ये किसी वायरस और बैक्टीरिया से तो नहीं हो रहा ना, ये सारी डिसीजेस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं। मतलब लाइफस्टाइल खराब होने से ये सारे डिसऑर्डर्स हुए हैं। बिल्कुल। तो ये लाइफस्टाइल के ऊपर कैसे काम किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किन किन पे काम करना चाहिए, जब ये सारी बातें दिमाग में चलने लगी, बहुत सारे सवाल आने लगे, फिर उन सवालों को ढूंढना शुरू किया, कई लोगों के साथ बैठना शुरू किया। तो वहां से एक जर्नी शुरू हुई। मैं आपको बोलूंगा, जो हेल्थ कॉन्शियस और एक हेल्थ फ्रीक बनना था, वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई, और आज तो वो लाइफ का मिशन ही बन गया। हाँ, ओके। तो जैसे जापानीज में बोलते हैं ना कि इकिगाई का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कोई जीवन में कोई एक ऐसी चीज पालें जिससे आपका पैशन भी फुलफिल हो जाए, आपका प्रोफेशन भी फुलफिल हो जाए, और आप उससे दूसरों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पाएं, कंपैशन भी उसमें हो, अगर आपको सब चीजें एक जगह पे मिल जाएं, तो आपने इकिगाई अचीव कर लिया। एंड दिस इज समथिंग विच इज, अगर आपने इकिगाई अचीव कर लिया तो आप बहुत लकी इंसान है। तो मुझे हेल्थ में वो इकिगाई दिखना शुरू हो गया, जहाँ पे मेरा पैशन भी था कि मैं लोगों को जाऊं, एजुकेट करूं, और उनको बचाऊं, उनको अवेयर करूं, राइट, कि वो अपने हेल्थ स्पेन को बढ़ाएं, इन बीमारियों को पीछे ढकेलें, अपने आप को सेव करें। और फिर धीरे से कुछ ऐसा हुआ कि प्रोफेशन भी उसी में बिल्ड होना शुरू हो गया, तो वहां से मैंने अपने करियर भी स्विच किया। बिल्कुल, बहुत अच्छी, ब्यूटीफुली आंसर। मैं अगेन सल्यूट देना चाहूंगा विद दिस थॉट। अगर आप इस थॉट से इंडियन ऑडियंस का ध्यान रखना चाह रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, सो ऐसा कौन सा रेजोल्यूशन है जो कि लाया जा सकता है, जो कि हमारी इंडियन हेल्थ को कंप्लीट 360 एंगल दे देगा, जो कि एक बीमारी स्टेज पे हम जा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, वायरसेस तो आपने जैसे बोला कि दिस इज द सेकंड पार्ट, लेकिन जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर है, ये सारा क्या कवरेज कर सकते हैं विद द सिंगल थिंग, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल कर सकता है फॉर द ऑडियंस साइड, जिसमें हमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़े, मल्टीपल चीजों के बारे में पढ़ना भी ना पड़े, विद योर एक्सपर्टीज। करेक्ट। तो सबसे पहले, अब जैसे 2026 करीब आ रहा है, कोई एक समय आता है जिसको मैं बोलूंगा डेट ऑफ रियलाइजेशन या ईयर ऑफ रियलाइजेशन। जैसे मेरे लिए वो ईयर ऑफ रियलाइजेशन 2017 था, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ, जहां से मैंने ये रियलाइज करा कि अब मुझे हेल्थ के ऊपर काम करना है, मुझे मेरे पेरेंट्स की हेल्थ पे काम करना है, मुझे मेरी हेल्थ पे काम करना है, और जिन लोगों से मैं सराउंडेड हूं, मैं उनको हेल्थ कॉन्शियस बनाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सजेशन तो दूंगा, जब मूवी कौन सी देखनी है ये बताते हैं, जब जूता कौन सा पहनना है ये बताते हैं, कपड़े कौन सी दुकान से अच्छे मिलेंगे ये बताते हैं। तो हेल्थ के बारे में भी तो हमें एजुकेट करना चाहिए ना जी। वो एजुकेशन, वो मेरे लिए 2017 था। कुछ लोगों के लिए वो साल 2026 हो सकता है। 2026 इज कमिंग। यहां पे हमें एक रेजोल्यूशन लेना है कि अगर मैं अपनी 20s में हूं, अगर कोई इंसान आज हमें सुन रहा है और वो अपनी 20s में है, तो उसको ये रेजोल्यूशन यहां से लेना है कि रेदर देन डिलेइंग कि मैं बाद में सोचूंगा, बाद में देखूंगा, उसको आज ही से अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर वो अपनी 20s में है तो उसको ये भी देखना शुरू करना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स की कौन सी ऐसी हेल्थ हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको मुझे चेंज करना है, जिससे कि मेरे पेरेंट्स के हेल्थ इशू को या तो मैं रिवर्स कर पाऊं या मैं उनको डिले कर पाऊं। तो अगर 20s में है, मेरे से क्या गलती हुई, 20s बर्बाद किया हमने, राइट। 20 हेल्थ के टर्म से, करियर के टर्म में बहुत अच्छा किया, बट हेल्थ के टर्म से पूरा बर्बाद किया। और पंजाबी थे तो कुछ भी खाया, घी में तला खा रहे हैं और ऐसे बटर में चीजें चल रही हैं, तो यही हमारी 20s में चली। और अगर कोई जो इंसान हमें आज सुन रहा है और वो अपनी 30s में है, तो ये सब 30s एक ट्रिगर पॉइंट होता है
मतलब आप ये समझिए कि सारी चीजों की जो शुरुआत हो रही है, जो बॉडी में बीमारियों की शुरुआत होनी शुरू हो रही है, वो आपकी 30 से हो रही है। अर्ली एज 30 है। 30 है। मतलब 30s में तो इंसान का गोल होना चाहिए, मेरे को अपनी जवानी रोकनी है। राइट। करेक्ट। मुझे अपने हेल्थ को, मतलब अपनी बॉडी में, चाहे मेरा स्टेमिना हो, चाहे मेरी मसल्स हो, चाहे मेरी फिटनेस हो, कि जो भी एस्पेक्ट हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों में मेरे को यहां से मुझे आप कॉन्शियस हो जाना है जी। और अगर कोई 40s में और 50s में और किसी हेल्थ डिसऑर्डर का ऑलरेडी पार्ट बन चुका है, तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे मैं इस मेडिकेशन से धीरे धीरे करके वापस आऊं। 2027 तक अगर मैं डायबिटिक हूं तो कैसे मैं इंसुलिन ले रहा हूं, कैसे मैं उसको टेपर करूं। अगर मैं थायराइड हूं, अगर मैं थायराइड से ऑलरेडी सफर कर रहा हूं, वो मेडिसिन एक दिन में बंद नहीं की जा सकती हैं, बट उनको टेपर तो किया जा सकता है जी। मैं कैसे उसको टेपर करूं। अगर मैं किसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से गुजर रहा हूं और उसके लिए मैं स्टेरॉइड्स ले रहा हूं, तो मैं कैसे उसको टेपर करूं कि 2027 में जब मैं बैठ के देखूं तो मैं ये कह पाऊं कि अब 2026 में मैंने रियलाइज किया था और 2027 में मैं मेरे 2026 से ज्यादा हेल्दी हूं, ज्यादा फिट हूं, मेरी फैमिली ज्यादा हेल्दी है और हेल्थ वाइज में बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। ये एक्शन प्लान सारा मेरे 2026 का होना चाहिए। ये 2026 का होना चाहिए। 2026 एक ऐसा साल होना चाहिए जो हमें, जहां पे हमें करियर गोल लेने हैं, जहां हमें कार कौन सी खरीदनी है ये तो सोचना है, घर कौन सा खरीदना है ये सोचना है, अगर यंग है तो गर्लफ्रेंड कौन सी बनानी है ये सोचना है, और रिलेशनशिप्स गोल्स हैं। लेकिन 2026 में हमारे पास हमारे क्लियर कट हेल्थ गोल्स होने चाहिए, खुद को लेकर भी, अपने पेरेंट्स को लेकर भी, और अगर मैरिड हैं तो अपनी वाइफ या अपने स्पाउस को लेकर भी, हस्बैंड वाइफ को लेकर भी एक हेल्थ गोल्स हमें बनाने हैं। और उनको लिखना शुरू करो, जर्नलिंग करो। सबसे पहला स्टेप है जर्नलिंग करना। क्योंकि देखिए, आज मैं कुछ खाना शुरू कर दूं, आज मेरे में एक वीडियो देखी, आप बादाम खाइए, और मैंने बादाम खाने शुरू कर दिए, मैं गारंटी करता हूं 5वें दिन आप रात में भिगोना भूल जाएंगे। बिल्कुल। फिर एक दिन आपके बादाम खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले ब्रेन को सिग्नल देना है, सबसे पहले दिमाग को डेवलप करना है, दिमाग को मेंटली प्रिपेयर करना है कि ये काम का आउटकम क्या होगा, इस काम का प्रोसेस क्या है, और इस प्रोसेस में मेरे पहले बेबी स्टेप्स क्या हैं। और जब माइंड के अंदर क्लैरिटी होती है ना, तो फिर माइंड धीरे धीरे परफॉर्म करता है। मान लीजिए मैं आपको एक गाड़ी दे दूं, उसका शीशा ही गंदा है, आप चला पाओगे? कभी नहीं। कितना ही पावरफुल इंजन क्यों ना हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। करेक्ट। आप गाड़ी में बैठे हो, मैं बता रहा हूं ये करो वो करो ऐसा करो, बोले मेरे को दिख ही नहीं रहा। माइंड में जब क्लैरिटी होगी ना, आपके 2026 के हेल्थ गोल क्लियरली लिखे होंगे, तो आपके छोटे छोटे डिसीजंस उस डायरेक्शन में जाने शुरू होंगे। अब करना क्या है? एक सिंपल स्टेप। एक बार में ज्यादा चीजें करने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ खराब होता है। एक साधें, सब सधें, सब साधें, सब जाएं। हम क्या होता है, जब एक्साइटेड होते हैं ना, तो सब चीजें एक दिन में करना शुरू कर देंगे। नाइकी के जूते मंगाएंगे, सुबह रनिंग करने जाएंगे, फिर जिम जाएंगे, फिर एक प्रोटीन पाउडर भी खरीद लेंगे, एक सिपर भी खरीदेंगे, और सब कुछ आज ही कर देना है बस। और फिर 10 दिन के बाद वो सिपर किसी कोने में पड़ा है, प्रोटीन पाउडर का डब्बा उसके बाद कभी यूज ही नहीं हुआ। और जिम में तो अब तो वो मेंबरशिप भी वो गई, वो मेंबरशिप साल की चली गई, और अब हम बैठे हुए घर में। क्योंकि हमने क्या करा, हमने इंटेंसिटी दिखाई। लेकिन लाइफ में चीजें, हेल्थ में चीजें, या किसी भी चीज में चीजें इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी से अचीव की जाती हैं। हमने क्या करना है, हमने 15-15 दिन के ब्लॉक बनाने हैं। करेक्ट। अब 12x2 24, आपके पास 24 से 25 15 दिन के ब्लॉक हो गए। एक आदत उठाओ और 15 दिन बस उस एक आदत पे फोकस करना है। मैं पानी कम पीता हूं, मेरी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, मुझे अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। बस अब मैं 15 दिन कुछ नहीं करूंगा। 15 दिन मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मेरे को अपनी बॉडी को 4 से 5 लीटर पानी एक दिन में देना है। बस मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा। एक साधे सब सधे। और देखिए, जो हैबिट्स है ना, वो स्पाइरल की तरीके से जी। अगर आप गलत आदतें अपनाओगे तो और गलत आदतें बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। एक पिज्जा खाओगे और लगा रहे पिज्जा तो खा लिया, कोल्ड ड्रिंक में भी क्या फर्क पड़ता है। आप सुबह एक्सरसाइज करके आओगे, आपके टेबल पे पिज्जा पड़ा होगा, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, यार मेहनत करके आया हूं, बर्बाद नहीं करनी है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव हैबिट्स आर ऑल्सो लाइक स्पाइरल, एंड नेगेटिव हैबिट्स आर ऑल्सो लाइक स्पाइरल। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से वाला स्पाइरल चलाना है। 15 दिन आपने लिए, पहले 15 दिन मैं सिर्फ ये करूंगा, अगले 15 दिन मैं सिर्फ अपने 8 घंटे की नींद पे ध्यान दूंगा। टाइम पे सोना है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज।
कितनी सिंपल सी कविता है। 15 दिन बस मुझे ये कविता ही फॉलो करनी है। अब रात में वो नाइट बिंजिंग नहीं करनी है। कभी कभार क्या होता है ना, सारी प्रोडक्टिविटी रात में ही आती है। अभी कर लूं मैं, सुबह होगी भाई, अगले दिन सूरज निकलेगा। अगर तुम रात में 4 बजे सोओगे तो अगले दिन तुम्हारा पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब है। सो जाओ 10 बजे। अगर तुम्हें काम की, सो जाओ रात में 10 बजे 11 बजे सो जाओ। 8 बजे नहीं सो सकते, 10 बजे 11 बजे सो जाओ। सुबह उठ के वो काम करो ना। 15 दिन के बाद आप जब एक मॉर्निंग पर्सन होगे, बायोलॉजिकल क्लॉक उस हिसाब से परफॉर्म कर रही होगी, आपको अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस थे। आपको ऐसा लगेगा मेरा दिन बड़ा हो गया है, मेरे पास ज्यादा समय है। आपको ऐसा लगेगा यार सुबह के 10 बजे मैं तो अपने 90% काम ही खत्म कर चुका हूं। अब तो मेरे पास बुक पढ़ने के लिए भी टाइम है, अब तो मेरे पास जर्नल पढ़ने के लिए भी, लिखने के लिए भी टाइम है। सिर्फ एक आदत आपने ध्यान दिया, 15 दिन आपने सिर्फ एक ही चीज करी, मुझे टाइम पे सोना है। हाँ। क्योंकि सुबह टाइम पे उठने के लिए रात में, सुबह जल्दी उठना इंपॉर्टेंट नहीं है, रात को टाइम पे सोना ज्यादा जरूरी है। सुबह जल्दी उठ ही जाओगे भाई। बिल्कुल। रात में अगर समय पे सो गए तो सुबह तो जल्दी उठ जाओगे। सुबह का अलार्म नहीं, रात में सोने का अलार्म लगाओ। सुबह का अलार्म मत लगाओ, सुबह तो फिर अपने आप नींद खुल जाएगी। This is a very unique thing है, मैंने पहली बार सुना है। हमेशा जो बंदा रेकमेंड करता है वो यही कहता है कि सुबह उठने का 6 बजे का 7 बजे का अलार्म लगाओ, आपको उठना ही उठना है। बट यस, आपने बिल्कुल अच्छा मेंशन करा, अगर मैं रात को टाइम पे सो गया तो मैं अपने आप सुबह उठ ही जाऊंगा। 7-8 घंटे के बाद बॉडी अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी। राइट। तो मैं सुबह का अलार्म नहीं लगाता। अगर मेरे फोन में जब मैं ये हैबिट डेवलप कर रहा था, देखिए मैं तो एक, आपको पता है कॉलेज में चीजें कैसे होती हैं जब आप बाहर निकलते हैं। अब तो मैं अपनी लेट 30s में हूँ। राइट। और 2 बच्चे हैं मेरे। राइट। तो पहले की जब मैंने भी तो ये आदतें बदली है ना। तो इनिशियली जब मैंने ये आदतें बदलनी शुरू करी तो मैं ये सोचता था कि भाई सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। 3 घंटे सो रहे हैं तो भी जल्दी उठ रहे हैं, तो वो नहीं हुआ। फिर मैंने रात का अलार्म लगाना शुरू करा कि 10 बजे मेरे फोन में अलार्म बज गया, सोना है तो सोना है। और फोन अपने से 500 मीटर की दूरी पे, मतलब घर में 150 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर, जहां भी जितना, ऐसा रखो फोन की आए, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आए आपको सुनाई दे जाए। बट अगर आपको लेटते समय, सोते समय अगर आपको फोन उठाने का मन करे तो आपसे दूर पड़ाओ जी। फोन को ऐसे चिपका के नहीं सोना। लोग फोन को अपनी पत्नी की तरह लेके सोते हैं, एकदम गले से लगा के। और जब सुबह उठेंगे ना, जब वो सुबह उठते हैं तो कहीं फोन उनके बगल में कहीं दबा हुआ होता है। राइट। जबकि फोन को दूर रखो आप, उसके रेडिएशंस हैं। और आपके पास जब फोन दूर चला गया, कितनी देरी बैठोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद अपने आप नींद आ ही जाएगी। राइट। 15 दिन के ब्लॉक बनाओ। 15 दिन नींद पे काम करना है। 15 दिन मुझे एक्सरसाइज पे काम, कुछ नहीं एक्सरसाइज। अगर आपको ऐसा लगता है मैं सीधा जाऊंगा जिम जाऊंगा, कुछ नहीं। पहला स्टेप बनाओ, मैं 5000 कदम चलूंगा, फिर मैं 8000 कदम चलूंगा, फिर मैं 10,000 कदम चलूंगा। और मैं आपको गारंटी करता हूं, जिस दिन आपने 10,000 कदम 15 दिन चल लिए ना, आपका खुद जाके अंदर से फीलिंग आएगी कि यार अब तो मुझे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करनी है, अब तो मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, क्योंकि बॉडी ने अडेप्ट कर लिया, बॉडी अडेप्ट कर रही है। और आप धीरे धीरे गए हो, आपने कंसिस्टेंसी का रास्ता लिया है। पहला एकदम बड़ा गोल मत बनाओ, पहले 15 दिन सिर्फ इतना गोल बनाओ कि आज मैं कुछ नहीं चलता हूं, आज मैं 5000 फीट चलूंगा, आज मैं 10,000 फीट चलूंगा, 10,000 कदम मेरे को चलने हैं, यही मेरा गोल है। 10,000 स्टेप्स भी अगर आपको बड़ा लग रहा है ना, छोटा गोल लो 5000। ऐसे ही खाने का गोल। 15 दिन मैंने क्या करा, 15 दिन अगर मैं दिन में 4 बार चाय पीता था, अब मैं 2 बार पीऊंगा। 15 दिन मैं ऑफिस में जब मेरे को कुछ प्रेशर हो रहा है, कॉफी, हमारा ब्रेन कैसे ट्रिगर करता है, हमारा ब्रेन के अंदर जो ये चाय पीना, कॉफी पीना, कैफीन, ये सब, ये हमारे जो ब्रेन ट्रिगर्स हैं कैसे काम करते हैं, ये मेमोरी की तरह बैठे हुए हैं। जब भी हमें लगता है स्ट्रेस है, हमें ऐसा लगता है कॉफी पी लो, वो ट्रिगर है, उस ट्रिगर को ही तो रोकना है, उस ट्रिगर को रोकना है। उस ट्रिगर को मैं रोकूंगा तो मेरा रूट कॉज रुक रहा है, जहां से सारी प्रॉब्लम, अब गट की सारी प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रही है? ये जो हम एक्सेसिव कैफीन बॉडी को दे रहे हैं, ये भी तो एक गट का ही प्रॉब्लम क्रिएट ही कर रहा है ना। बिल्कुल। एक्सेस कैफीन हम दे रहे हैं, एक्सेस टी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यू तो चाय की वजह से होते हैं। एंड इंडियंस आर एडिक्टेड टू द कैफीन। हाँ, इंडियन है चाय, करेक्ट। भारत में लोग दारू पिए ना पिए, चाय तो हर आदमी पी रहा है। सुबह उठते ही तो नशा तो सुबह उठते ही चाय। आप इमेजिन करके देखिए। तो 15 दिन का गोल बनाया कि चाय मेरे को छोड़नी नहीं है, 4 कप से 2 कप करनी है। 15 दिन का गोल बनाया, चीनी मेरे को 4 चम्मच से 2 चम्मच करनी है। फिर धीरे से मेरे को शुगर छोड़ना है। 15 दिन का मैंने गोल बनाया कि 15 दिन मैं अपने कार्ब्स कम करना चाहता हूं। अब मैं कार्ब्स कम करना चाहता हूं, मैं फैट पे रहना चाहता हूं। एक्साइटेड में लोग, आज से मैं चावल खाना बंद, आज से मैं रोटी खाना बंद।
फिर क्या होता है, वो क्रैश होता है, 3 दिन के बाद फिर वो सारी चीजें वापस आनी। 15 दिन आपने करा कि 15 दिन मैं 3 रोटी को 2 रोटी करूंगा, सैलेड को 1 बाउल से 2 बाउल कर दूंगा, धीरे धीरे करके। और 15-15 दिन को मेजर करो, 15 दिन एक आदत उसको मेजर करो। और 4 चीजों पे काम करना है। पहला आपका खाना, राइट, दूसरा आपके थॉट्स, तीसरा आपकी नींद, और चौथा आपकी एक्सरसाइज। ओके, ये चारों चीजें आपने ठीक कर ली तो आपने अपने कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल कर लिया। मेडिकल बिल आपने कम कर लिया बेसिकली इन द फंडामेंटल्स। मेडिकल बिल आपने कम कर लिया, आपने कंट्रोल। अब आप दिल्ली में हवा में पॉल्यूशन है। हाँ, मैं इस पे आने वाला था। अभी जो करंट हमारे जो स्टेट चल रहा है, हाई अलर्ट पे चल रहा है। दैट इज AQI भी वो बहुत मैनिपुलेट हो चुका है, एक ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा। बट जो भी बाहर निकल रहा है कहते हैं मैं खांसते खांसते वापस आ रहा हूँ। सो एक क्या रिस्किंग फैक्टर है और हाउ वी आर मेंटेनिंग दैट, हम उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं? देखिए, अब ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। आप और मैं, हम पॉल्यूशन कम नहीं कर सकते। बिल्कुल। पहले 4 बातें जो हमने डिस्कस करी थी वो कंट्रोलेबल्स थे। ये हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। हम क्या कंट्रोल करेंगे? सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि अब दिल्ली की और NCR की ऐसी हालत है कि एक, पहले हम बोलते थे ना सिगरेट, आप ये समझिए कि आज 2 साल का बच्चा भी सिगरेट ही पी रहा है, ऐसी हवा है उसकी। बिल्कुल करेक्ट। और माँ बाप भी क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब पहली बात तो ये एक ऐसा इशू है जिसपे गवर्नमेंट साइड से भी कई सारे एक्शंस आने चाहिए, कहीं बैन्स होने। गवर्नमेंट हैज टू टेक इट लाइक अ बिग इशू। अभी दिल्ली में रेड फोर्ट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट में 8 जाने गई और सरकार ने एकदम जबरदस्त एक्शन लिए। कहां से हुआ, रूट कॉज पे जाना, इधर और सब कुछ हुआ। करेक्ट। और ये पॉल्यूशन से कितनी जाने जा रही है, इस पे क्या एक्शन है? हवा में पानी छिड़क दो, इससे कितनी जाने जा रही हैं? बॉम्ब ब्लास्ट एक ऐसा इंसिडेंट था जो खतरनाक था। तो पॉल्यूशन कितने लोगों को अफेक्ट कर रहा है? उस एक बॉम्ब ब्लास्ट ने 8 लोगों को अफेक्ट किया। और ये पॉल्यूशन कितने लोगों को कैंसर दे रहा है, कितने लोगों को रेस्पिरेटरी डिसीजेस दे रहा है, कितने लोगों की जिंदगी कम कर रहा है। ये इशू क्या है? ये इशू इससे कम नहीं है, इसके बराबर का इशू है। और इस पे भी उतना एग्रेसिवली एक्ट करना चाहिए जितना एग्रेसिवली हमने बॉम्ब ब्लास्ट पे एक्ट किया। लेकिन क्या वो एक्शंस हैं? नोवेयर स्टैंडिंग आउट। इवन वो न्यूज को भी ढका दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। हमारे जो मीटर्स हैं जो बताते हैं उनको, उनमें भी मैनिपुलेशन कर दिया, उनमें भी मैनिपुलेशन है। आप और मैं कैसे पॉल्यूशन ठीक कर सकते हैं? हम तो यही कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करेंगे, व्हीकल्स कम यूज करेंगे। लेकिन इंडिविजुअल एफर्ट से तो होना नहीं होना। गवर्नमेंट हैज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस ऑन दैट। अब हमारे कंट्रोल में क्या है जी? हमारे कंट्रोल में एक बात यह है कि हम लोग हमारे घर में एयर प्यूरिफायर्स लगाएं। करेक्ट। और मेरी कोई एयर प्यूरिफायर की कंपनी नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं एयर प्यूरिफायर आपको रेकमेंड कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा अब ये वाला एयर प्यूरिफायर आप खरीदो। करेक्ट। घर में एयर प्यूरिफायर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर का AQI आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, राइट। एयर क्वालिटी इंडेक्स बाहर क्या होगा ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। इस रूम का AQI क्या होगा इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड आई डू हैव अ पेरेंट्स, मेरे घर में बच्चा भी है। चलो मैं एक यंग जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं चीजें कहीं ना कहीं है तो सर्वाइव कर सकता हूँ, बिकॉज दैट इज यंग ब्लड, वो बंदा। लेकिन बच्चा भी है घर में, पेरेंट्स भी है जिनका लंग्स ऑलरेडी काफी यूज टू हो चुका है, प्लस कोई स्मोकिंग भी करता है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना डेंजरस है एंड हु टू ब्लेम अकॉर्डिंगली। जैसे आपने अपना इनिशिएटिव शुरू करा था, ये सारे जब फैक्टर्स निकल गए हैं तो मैं खुद बैठा है इनको ढूंढने के लिए कि व्हाट आर द थिंग्स इन टू माई कंट्रोल। जब आपने रिसर्च शुरू करी तो आपको पता चला दिस आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि चलते आ रहे हैं एंड हु टू ब्लेम अकॉर्डिंगली, कि मैंने क्या क्या गलती कर दी जो जो मुझे अपनी 20s में नहीं करती। एंड दिस इज द बेस्ट मैसेज यू हैव जस्ट गिवन अप। करेक्ट। तो अब जैसे आपने अभी एक बात कही कि हम तो फिर भी यंग है जी, ये आइडियोलॉजी बदलनी है। हाँ, यही आइडियोलॉजी क्या करनी है? हम यंग हैं, हमें कुछ नहीं होगा, यहीं से बीमारियां शुरू हो रही हैं। मेरे मदर को एक दिन कैंसर डिटेक्ट हुआ, बट तो कब से चलता आ रहा था? 20s 30s में इग्नोरेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। आइडियोलॉजी क्या? मैं तो अभी यंग हूं, मैं तो अभी सर्वाइव कर लूंगा, मैं तो सर्वाइव कर लूंगा, मैं तो अभी यंग हूं। ये आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी 40s में भी यंग रहना है, मुझे 50s में भी यंग रहना है, और उसके लिए मुझे आज से कॉन्शियस रहना है। एंड दिस इज माय रेजोल्यूशन फॉर 2026। दिस इज माय रेजोल्यूशन फॉर 20। पिज्जा हम मेरी हेल्थ हैबिट्स, अरे अभी तो मैं यंग हूं, ये सब डाइजेस्ट हो जाएगा। अभी तो कच्चे चने भी खा जाएंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा।
यही तो सब, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो बॉडी को डैमेज कर रहा है, बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि बॉडी रिफ्लेक्ट तब करती है जब बॉडी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाती है कि अब वो ऑपरेट ही नहीं कर पा रही उस काम को। राइट, ओके। एक दिन में, अब आप डॉक्टर के पास गए, आपने टेस्ट कराया, डॉक्टर ने बताया आप तो डायबिटिक हैं, तो क्या रात में, कल रात एक दिन पहले जब सोए थे तब डायबिटीज हुई थी? ये कोई वायरल इन्फेक्शन थोड़ी ना था जो सांस में चला गया। काफी टाइम से इग्नोरेंस फैक्टर चलता है, पेनक्रियास हिट हो रहा था, इंसुलिन स्पाइक थी, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका था, और एक दिन वो चीज इतनी सीवियर हो गई कि मुझे डॉक्टर पे विजिट करना पड़ेगा, कि उसके आउटकम्स आपको विजिबल हो गए, और डॉक्टर ने बोला काम खत्म भाई, अब तुम डायबिटिक हो गया। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले से मैं तो ये कह रहा था कि मैं तो अभी यंग हूं। हाँ, सो हैबिट नीड्स टू बी चेंज बेसिकली, आइदर आप किसी भी एज में क्यों नहीं है, योर हैबिट्स नीड्स टू बी चेंज। एंड वन मोर थिंग, आपको नहीं लगता कि इससे बिजनेस और मार्केटिंग साइड से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है? क्योंकि राइट नाउ मैं मैकडी हुआ, पिज्जा हट हुआ, डोमिनोज हुआ, दे आर एट द टॉप ऑफ द टाइम हु आर डोमिनेटिंग, राइट? लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करने पड़े, जैसे हमने बात करी थी, गवर्नमेंट शायद जिम कल्चर को इतना रेकमेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनके जो मेडिकल बिल्स जो बन रहे हैं वो सबसे पहले खत्म हो जाएंगे। जो मेडिसिन इतनी ज्यादा बिक रही हैं, 100 जिनके एक्चुअल कॉस्ट 10 रुपए भी होती है, वो कम होनी बिक हो जाएगी। सो इज इज वन ऑफ द रीजन कि जो हमारी इंडस्ट्री है जो कि जंक फूड, फास्ट फूड को प्रमोट कर रही है, उनका कमर्शियलाइजेशन कम हो जाएगा। देखिए, 2 तरीके के बिजनेस होते हैं। एक, जब आप बिजनेस करते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बिजनेस का क्या सोशल इंपैक्ट है, इनको मैं बोलता हूं क्रूअल बिजनेस। ओके, राइट? टोबैको क्रूअल बिजनेस, स्मोक, सिगरेट्स, अल्कोहल, दीज आर क्रूअल बिजनेस। ये क्रूअल बिजनेस का मतलब क्या है? आपका नुकसान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? इनको मैं क्रूअल बिजनेस बोलता हूं। ओके, प्रॉफिट बहुत है, करेक्ट? टोबैको के बिजनेस से ज्यादा और कोई प्रॉफिट है? बोलो जुबा केसरी, करेक्ट? इससे ज्यादा और क्या फायदा है? एक होते हैं एथिकल बिजनेस। एथिकल बिजनेस का मतलब है एक ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट है बट उसका बहुत ही हाई सोशल इंपैक्ट है, शुरुआत से लेके अंत तक लोगों को उससे फायदा पहुंच रहा है। अब ये तो बिजनेस करने वाले के ऊपर होता है कि उसको अपने बिजनेस को एथिकल बिजनेस बनाना है कि क्रूअल बिजनेस बनाना है। ओके, करेक्ट? क्रूअल बिजनेस बनाना है कि एथिकल बिजनेस बनाना है। डोमिनोज है, पिज्जा हट है, इनको भी इनोवेशंस करने चाहिए ना, इनको भी इनोवेशंस करना चाहिए। अपने फूड में लाएं, और भी इस तरीके का फूड लाएं जो हेल्दी हो, हेल्दी स्नैकिंग करें, हेल्दी ऑप्शंस डेवलप करें। अब वो उनकी आइडियोलॉजी है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट टैक्सेशन कर सकती है, किसी चीज पे टैक्स ज्यादा बढ़ा देगी, किसी चीज पे टैक्स कम कर देगी। करेक्ट? बैन कर नहीं सकती, करेक्ट? बिहार में दारू बैन है, ये बिहारियों को ही नहीं पता। सही बात है कि यहाँ दारू बैन है, सब पी रहे हैं, तो क्या हो गया? बल्कि वो उसकी ब्लैक मार्केटिंग होनी और शुरू हो गई। Right. तो ये तो एंटरप्रेन्योर जो उस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, ये उस पे निर्भर करता है कि उसकी नीयत और इंटेंट क्या है। ओके, आप सारे बिजनेसमैन को नहीं बोल सकते, आप सारे एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं, सब एंटरप्रेन्योर पैसा बनाने पे काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर ही खत्म हो जाएंगे, देश से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, रोजगार खत्म हो जाएगा, जॉब खत्म हो जाएगी। आज एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? आज अगर लोग टीसीएस, इन्फोसिस, इतने सारे इंजीनियर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में जाते हैं क्योंकि इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जी ने कभी तो उसको स्टार्ट किया ना। एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। अब ये एंटरप्रेन्योर पे डिपेंड करता है कि वो क्रूअल एंटरप्रेन्योर है कि वो एथिकल एंटरप्रेन्योर है। क्रूअल एंटरप्रेन्योरशिप आसान होती है, राइट? लेकिन जो एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप होती है, यहां आपको मेहनत ज्यादा करनी होती है। लेट्स से आज मैं अल्कोहल का बिजनेस करना शुरू कर दूं, कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? राइट? अल्कोहल का बिजनेस होगा, बेचनी भी आसान है, लाइन लगा के खरीदते हैं लोग, राइट? करेक्ट? लेकिन जब आप हेल्थ से रिलेटेड या कोई ऐसा बेटरमेंट से, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा। जब बोलते हैं ना कि दारू लाइन लगा के बिकती है और दूध घर घर देने जाना पड़ता है, तो एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप का है। बट एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप के आउटकम क्या है कि जब आप 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको सिर्फ ये नजर नहीं आएगा कि मैंने पैसे कमाए थे, आपको ये नजर आएगा कि मैंने एक इंपैक्ट क्रिएट किया था। मैंने कुछ ऐसा करा जहां से एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया। मैं सोसाइटी को 72 नहीं, बेटर बना के जा रहा हूं। राइट, करेक्ट? और बिजनेसेस तो रहेंगे, क्रूअल बिजनेस भी रहेंगे, एथिकल बिजनेस भी रहेंगे। ये तो अब लोगों को अपना चयन करना है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। हाँ, सरकार को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, टेस्टिंग स्ट्रांग करनी चाहिए, एफएसएसआई डिपार्टमेंट को और स्ट्रांगली काम करना चाहिए। जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनको और स्ट्रांगली काम करना चाहिए, क्योंकि जब ये टेस्टिंग स्ट्रांग होगी, लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर होगा,
तो इसका आउटकम ये होगा कि लोग कॉन्शियस होंगे, फिर चोर गलती करने से भी 10 बार सोचेगा, क्वालिटी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। सर मैं अभी इंटरनेट पे जा रहा था और एक बहुत अच्छा टर्म आपने यूज करा, फूड। तो इस सी बकथॉर्न फूड अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, एंड आई बिलीव यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी। सो सी बकथॉर्न सुपर फूड क्यों बोला जा रहा है और ये क्या रेजोल्यूशन ला सकता है मार्केटिंग में? करेक्ट। तो सी बकथॉर्न सबसे पहले तो एक प्लांट है जो लद्दाख रीजन में इंडिया में ग्रो करता है, और इसकी जड़ें ज़मीन में 200 फीट अंदर तक जाती हैं, और ये इतनी टफ क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करता है कि इसको अपने आप को कुछ भी करके बचाना है। ठीक है। अब क्योंकि इस प्लांट को अपने आप को बचाना है, तो ये सॉइल से बहुत सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जिससे कि ये उन टफ क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर पाए। अब वो सारे कंपाउंड, वो सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स इस प्लांट के अंदर आ गए। इसी वजह से ये प्लांट बन गया सुपर फूड, क्योंकि इसके अंदर एक्सेसिव बायो एक्टिव कंपाउंड्स आ चुके हैं। अब वो वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स इसकी लीफ के अंदर हैं, इसकी बेरी में है, इसकी सीड में है, अलग अलग जगहों पे हैं। और जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो बायो एक्टिव कंपाउंड इसकी कम कॉन्सेंट्रेशन में कहीं सारे बायो एक्टिव कंपाउंड हमें मिल रहे हैं, मतलब कम लिया लेकिन न्यूट्रिएंट ज्यादा मिल गए। तो इतना डेंस है, इतना न्यूट्रिशनली डेंस हो गया, बायो एक्टिव कंपाउंड से ये काफी ज्यादा डेंस हो गया, इसलिए ये बन गया सुपर फूड। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या एक संजीवनी बूटी की तरह भी है, जो कि उस टाइम पे हनुमान जी लेकर गए थे जान बचाने के लिए। आज के टाइम पे कैन इट बी कॉल्ड ए संजीवनी बूटी? इसकी जो लोकेशन है वो इतनी प्योर है। आप लद्दाख जाएंगे, लोग बीमार नहीं पड़ते। हम लोग लद्दाख गए और एक माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर थे वहाँ पे, उनके घर में थे हम लोग और उनके साथ में थे। तो हमने ये देखा कि उनकी मदर एक बोरी उठा के आ रही है। तो हमने ऐसे पूछा कि आपकी मदर की क्या एज होगी, तो बोले 1995 की है। अच्छा। और मैं ये देख रहा था यहाँ तो 60 साल की उम्र में वो चलना मुश्किल हो रहा है जी। तो इतना प्योर इन्वायरमेंट है, ना तो किसी तरीके का वाटर का पॉल्यूशन, ना किसी तरीके का एयर का पॉल्यूशन, एकदम प्योरेस्ट चीज जगह पे कोई चीज उग रही है, और इतनी ऊंचाई पे है, 10,000 फीट से ऊपर ही आपको सी बकथॉर्न मिलता है। तो इसकी लोकेशन भी वही है, हिमालय वाली, और इसकी जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं वो इतने बेहतरीन है कि इसको अगर संजीवनी बूटी का दर्जा दिया जाए तो वो गलत नहीं है। और ये दर्जा मैं नहीं दे रहा हूँ, ये दर्जा तो कई सालों से भारत की मीडिया ने, कई सारे न्यूज़ चैनल ने, कई सारे रिसर्चर्स ने इसको संजीवनी बूटी कहा हुआ। मैं इसी पे आना चाहता सर, मैंने क्लिप देखी थी मोदी जी की, उन्होंने भी बहुत अच्छे से इसको मेंशन करा गया था, व्हिच मींस दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर ऑल द इंडियन ऑडियंस, राइट? तो सर इसके कुछ केस स्टडी आप बता सकते थे कि रिसर्च इसकी किस तरीके से करेगी और ये कितना सक्सेस रेट में पास हुआ, क्या फेलियर के भी चांसेस थे? करेक्ट। तो सी बकथॉर्न पे सबसे पहले काम शुरू हुआ 1990 में, जहां यूएस से एक टीम आई और उन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया कि इससे क्या किया जा सकता है इस प्लांट के ऊपर। फिर थोड़ा सा जब चीज़ें और आगे बढ़ी तो वहाँ के लोकल्स, एक डिफेंस का डिपार्टमेंट होता है DIHAR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, तो वहाँ के लोकल्स डिफेंस के डिपार्टमेंट के पास गए कि ये पौधा है, इसमें काफ़ी कांटे हैं, इनसे हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप बताइए कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो DIHAR ने वहाँ पे इसके ऊपर और रिसर्च करना शुरू करा कि पौधा क्या है, पौधे का क्या काम है और क्या चीज़ें हैं। तो उनको कई सारे रेफरेंसेस मिले, वहाँ से उनको ये पता चला कि ये तो गोल्ड माइन है, इसकी जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो तो लद्दाख के लिए गोल्ड माइन है, अगर ये कमर्शलाइज हुआ तो ये तो लद्दाख के लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सकता है। फिर वहाँ से ड्रिंक्स बनाई गई, मतलब डिफेंस ने एक ड्रिंक्स बनाई जो सियाचिन में पोस्टेड आर्मी सोल्जर्स होते हैं, उनके पास काफ़ी, मतलब सबसे टफेस्ट पोस्टिंग पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं की है तो वो सियाचिन की है। ओके। तो वहाँ पे आर्मी सोल्जर्स को ऐसा क्या खाना दिया जाए, ऐसा क्या फूड दिया जाए जिससे कि उनको वो न्यूट्रिशन भी मिल जाए और कम क्वांटिटी में मिल जाए। तो डिहार ने ड्रिंक्स बनाई, इसके ऑयल के कैप्सूल्स बनाए और इसके पल्प से ड्रिंक बनाई जो कि आर्मी सोल्जर्स को दी गई। यहाँ से काम करना शुरू हुआ। तो सबसे प्राइमरी रिसर्च इंडिया में इसके ऊपर डिहार ने करी, DIHAR ने करी, फिर कई सारे डिपार्टमेंट ने करी, फिर डिपास ने इसकी रिसर्च करी जो अगेन DRDO की एक रिसर्च लैब है, फिर एम्स दिल्ली ने इसके ऊपर रिसर्च किया कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर, एम्स भुवनेश्वर ने इसके ऊपर रिसर्च किया। ये तो इंडिया की बात हो गई। तो इंडिया में लगभग कई सारे इंस्टीट्यूट्स सी बकथॉर्न पे रिसर्च कर चुके हैं इन वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स। और अगर मैं बातचीत करूं रशिया की, तो रशिया इसके ऊपर 1920 से काम कर रहा है। 1920 से उन्होंने सी बकथॉर्न के ऊपर काम करा, इसका क्लोज कल्टीवेशन करा, और 1970s 80s के जो उनके रशियन कॉस्मोनॉट प्रोग्राम थे उनकी डाइट को स्पेसिफिकली सी बकथॉर्न से सप्लीमेंट किया गया जिससे कि वो स्ट्रेस से रिलीफ पा पाएं। अच्छा। और इसका ऑयल भी दिया गया जिससे कि वो यूवी रेडिएशन से बच पाएं।
ठीक है। और चाइना ने इसके ऊपर खूब सारा काम किया है। लगभग चाइना ने सी बकथॉर्न से 1500 प्रोडक्ट्स बनाए हैं और कल्टीवेशन कर करके सी बकथॉर्न को ग्रो भी करा है। मतलब इंडिया में तो जैसे ये वाइल्डली ग्रोन है, नेचुरली तौर पे उग रहा है, कल्टीवेशन अब जस्ट स्टार्ट हो रहा है, बट चाइना ने इसका बहुत एग्रेसिव कल्टीवेशन करा है, जिसकी वजह से चाइना में अभी अवेलेबिलिटी ऑफ सी बकथॉर्न 2.13 मिलियन हेक्टेयर है। आप यकीन नहीं मानेंगे, चाइना ने तो सीड ड्रॉप करे हैं, मतलब हेलीकॉप्टर से सीड ड्रॉपिंग, एयर सीडिंग बोलते हैं। अच्छा। एयर सीडिंग करके सी बकथॉर्न के जंगल उगाए हैं। अच्छा। चाइना के अंदर, जिससे कि उनका इंटरनल कंजप्शन सी बकथॉर्न का बहुत ही ज्यादा है। और इंडिया में भी अब धीरे धीरे करके इसकी पॉपुलैरिटी आ रही है। तो लगभग आप ये समझिए कि 200 से 300 साइंटिफिक रिसर्चेस अलग अलग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे देशों और विदेशों में ऑलरेडी सी बकथॉर्न पर हो चुकी है। ग्लोबली वर्क ऑलरेडी हो चुका है। सर मेरे क्वेश्चन आया उदित सर, सबसे पहले इंडिया में ना डुप्लीकेसी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा मैटर करती है। सो मैं क्या जो सी बकथॉर्न कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं कैसे अश्योर कर सकता हूँ कि ये ओरिजिनल है कि नहीं? करेक्ट। सबसे पहला, अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कोई ऐसा पैरामीटर है जिसमें आप नाप के बता दें या टेस्ट करके बता दें कि यहां से ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसको आप विजिबली टेस्ट कर पाएं। अगर आपको सी बकथॉर्न की प्योरिटी टेस्ट करनी है तो आप कोशिश ये करिए कि आप सी बकथॉर्न उसी जगह से लीजिए जो सोर्स से जुड़ा हुआ है। अच्छा। कोई ऐसा ब्रांड जो सोर्स से जुड़ा हुआ है, सोर्स से आप जुड़ा हुआ है, तभी आप सी बकथॉर्न लीजिए। क्योंकि जब आप किसी भी ऐसी जगह पे जाएंगे जहां मिडिल मैन इन्वॉल्व हैं, तो वहां पे अडल्ट्रेशन होने के चांसेस हैं। अगर ऑडियंस पे किसी को ऑर्डर करना है, कैन बी डायरेक्टली रिडायरेक्ट टू वेबसाइट? हाँ, आप wellwithlife.com पे जाकर कोई ऑर्डर कर सकता है। इवन अमेजन पे तो बहुत अच्छा प्यार हमें लोगों का मिला है। अभी जूस कैटेगरी के अंदर, जूसेस कैटेगरी के अंदर अमेजन पे वेलविथ सी बकथॉर्न इज रैंकिंग नंबर 1। मतलब आपके जितने भी इंडिया में जूसेस हैं वो सब पीछे हैं, और वेलविथ सी बकथॉर्न अभी नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। और सिर्फ ये 1-2 दिन की बात नहीं है, दिस इज कंटिन्यूअसली फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। तो अमेजन का नंबर 1 फ्रूट जूस अगर आप बात करेंगे तो वेलविथ सी बकथॉर्न है इस समय। अच्छा, ग्रेट टू हियर दैट। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला गया है अमेजोन का भी एंड डायरेक्ट वेबसाइट का भी, आप जाके सीधा क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। सर 2 क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहे हैं। हाउ इज इट इंप्रूविंग द ब्रेन के लिए कैसे है, एंड द सेकंड इज हेल्थ, गट हेल्थ के बारे में। सो प्लीज। देखिए, अब जितने भी डैमेज बॉडी में होते हैं ये सारे इन्फ्लेमेशन से होते हैं। मतलब सब चीजों का अगर रूट कॉज में आप जाएंगे तो वो इन्फ्लेमेशन है, राइट। इन्फ्लेमेशन का मतलब कि बॉडी किसी चीज से लड़ रही है, राइट, फाइट हो रही है। और अगर आपको उस इन्फ्लेमेशन को रोकना है, अगर उस, पहले बात तो उस इन्फ्लेमेशन के रूट कॉज को रोकिए। वो स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको बॉडी को रिसोर्सेज देने हैं उस इन्फ्लेमेशन से फाइट करने के लिए, तो उसका एक ही तरीका है, आपको अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड एंटीऑक्सीडेंट्स देने होंगे। क्योंकि जो इस इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जैसे हम बोलते हैं ना टर्मरिक लो, हल्दी लो, हल्दी इन्फ्लेमेशन कम करती है, क्योंकि हल्दी के अंदर जो कर्कुमिन होता है वो भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, Q3, राइट, वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपको बॉडी को रिक्वायर्ड एंटीऑक्सीडेंट देने हैं। अगर आपको ब्रेन को अपने डैमेज से बचाना है तो ब्रेन के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट बोलता है जिसको बोलते हैं SOD, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस। ये वो एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्रेन में फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रलाइज करता है। अब सी बकथॉर्न की खास बात यह है कि सी बकथॉर्न उस SOD को बनाने में मदद करता है, राइट, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, सी बकथॉर्न के अंदर 5-HTP होता है जो सेरोटोनिन का प्रिकर्सर है, मतलब सेरोटोनिन बनाने में मदद करेगा। तो अगर आपका सेरोटोनिन बन रहा है, आप काम हो रहे हैं, आपका मूड काम हो रहा है, आपके अंदर एक हैप्पी मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है, आप स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं। सेकंड, SOD बन रहा है, तो जो ब्रेन में फ्री रेडिकल डैमेज हुए उससे आपको फायदा मिल गया। अब मैं तीसरी बात करता हूं बच्चों की। अगर आपको बच्चों का ब्रेन डेवलप करना है तो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में ओमेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चों को मिलना चाहिए, चाहे वो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए हो गया, इवन जो न्यूरॉन्स होते हैं माइंड के, उसके जो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो भी ओमेगा से बनती है। मतलब बच्चों के दिमाग को डेवलप करने के लिए ओमेगा इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। अब ये ओमेगा कहां से मिलेगा? ये ओमेगा मिल सकता है आपको फिश ऑयल से। ये अब बात करें कि फिश ऑयल ठीक है एक सोर्स है, लेकिन अगर मैं वेजिटेरियन सोर्स की बात करूं, वीगन सोर्स की बात करूं, तो सबसे ज्यादा ओमेगा अगर वीगन सोर्स में किसी चीज में मिलता है तो वो सी बकथॉर्न में। अच्छा। और खास बात यह है कि सबसे ज्यादा ओमेगा नहीं, ओमेगा 3 और 6 प्रॉपर रेशियो में भी है। अच्छा। क्योंकि ओमेगा 6 अगर ज्यादा है, 3 कम है, तो वो बॉडी को हार्म करता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 एक प्रॉपर रेशियो में है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक रेयर ओमेगा होता है जिसको बोलते हैं ओमेगा 7। वो कोलेस्ट्रॉल के लिए होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके मल्टीपल काम है। सिंगल सप्लीमेंट में मेरे को, सिंगल न्यूट्रिएंट में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 7 भी मिल गया।
ओमेगा 9 भी है, बट ओमेगा 3 एंड ओमेगा 7 आर दी वेरी रेयर केस, दिस इज अ वेरी रेयर केस। मतलब आप ये बोलेंगे, मैं कहीं पढ़ रहा था, सी बकथॉर्न इज द किंग ऑफ सुपर फ्रूट्स इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। अगर प्लांट किंगडम में इससे ज्यादा ओमेगा का बेस्ट सोर्स वीगन सोर्स में कोई और नहीं हो सकता है। एल्गी ऑयल आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो सब इसके पीछे हैं। दिस इज द बेस्ट सोर्स। और इसका जो ओमेगा कंटेंट है, इसकी वजह से बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा काम करता है, और इसकी वजह से हार्ट हेल्थ में भी बहुत अच्छा काम करता है जी। क्योंकि हार्ट हेल्थ में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करेगा, जैसा आप बता रहे थे, एलडीएल को कम करता है और एसडीएल को बढ़ाने का काम करता है। सो दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ ओमेगा ये ब्रेन हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हार्ट हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, बहुत अच्छा वैसे तो आपने बताया। हमने देखा है कि लोगों को ना विटामिन की डेफिशिएंसी इंडियंस को बहुत होती है। सो जो डेफिशिएंसी है, मैं अलग अलग विटामिन जाके परचेज करता हूं और उसको कंज्यूम करता हूं, मतलब मेरे पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। सो क्या ये मेरे उस गैप को भी खत्म कर सकता है क्या? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि एक होता है कोई चीज सिंथेटिकली बनी है, ठीक है, एक होता है कि मैं उसको खाने के फूड से ले रहा हूं, राइट। अब जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी सिंथेटिकली लैब में भी बन सकता है। अच्छा। और आप उसकी एक टैबलेट ले सकते हैं कि भाई ये मेरी विटामिन सी की कमी को इसने मेरा पूरा कर दिया। वो सिंथेटिकली लैब में बना हुआ कंपाउंड था। हाँ। दूसरा सोर्स क्या है कि मैं विटामिन सी ले रहा हूं, लेकिन मैं प्लांट बेस्ड ले रहा हूं। राइट, करेक्ट। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ मैं आपको सिंथेटिकली विटामिन सी दूं, दूसरी तरफ मैं आपको प्लांट बेस्ड दूं, आप कौन सा चूज करोगे? मैं तो प्लांट बेस्ड ही चूज करूंगा। प्लांट बेस्ड चूज करोगे क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी भी इसकी बेटर है, बॉडी उसको खाने की तरह ही ट्रीट कर रही है, राइट। तो सबसे खास बात सी बकथॉर्न की क्या है? सबसे खास बात, इसके अंदर तमाम प्रकार के विटामिन और मिनरल्स तो हैं, लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज प्लांट बेस्ड। ये एक बेरी का जूस है या एक बेरी का ऑयल है, जैसे अनार का जूस हो गया, अनार का ऑयल हो गया, तो ये एक प्लांट बेस्ड सोर्स है। अब इस वजह से ये जितने भी सिंथेटिकली न्यूट्रास्यूटिकल अवेलेबल हैं, उनसे ज्यादा बेहतर हुआ। बिल्कुल, बिकॉज मैं किसी लैब वर्जन को नहीं ले रहा हूं, मैं एक प्लांट वर्जन को ले रहा हूं, जिसमें मेरी बॉडी की बायो अवेलेबिलिटी उसमें हमेशा ज्यादा रहेगी। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात क्या है, जैसा आपने कहा कि मुझे 4 चीजें लेनी है, मुझे 4 चीजों के लिए अलग अलग जगह जाना है। अगर वो सब चीजें मुझे एक ही जगह मिल जाएं तो मेरी नीड कंप्लीट हो गई ना। जैसे इंसान मॉल क्यों जाता है कि भाई मैं शूज खरीदने इधर जाऊंगा, उधर जीन्स खरीदने उधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। मार्केट में आप समझ लीजिए किसी ऐसी ओपन मार्केट में चले गए, आप तो 5 दुकानें ही बदलते रहेंगे जी। करेक्ट। मॉल क्यों जाते हैं हम? सेंट्रलाइज्ड हब है वो, सब कुछ मुझे वहीं मिल रहा है। भाई सब कुछ मुझे एक ही जगह पे मिल रहा है। अब मैं दिन में 5 सप्लीमेंट्स लूं, राइट, और वो भी सिंथेटिकली ले रहा हूं, लैब में बने हुए ले रहा हूं। दूसरा मैं क्या ले रहा हूं, मैंने एक प्लांट बेस्ड सोर्स लिया, उससे मुझे सारी चीजें एक ही जगह पे क्या हुई, मिल गई, नेचुरल तरीके पे मिली। बॉडी की बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, और कई सारे कंपाउंड जो होते हैं हमारी बॉडी में वो सिनर्जेटिकली काम करते हैं। सिनर्जेटिकली मतलब आप उन्हें अकेले लेंगे तो उनका इफेक्ट कम है, जब वो और 2-3 कंपाउंड के साथ मिल जाते हैं तो उनका इफेक्ट बढ़ जाता है। अब मैं अगर विटामिन सी लैब ग्रोन ले रहा हूं तो खाली विटामिन सी मिल रहा है। सी बकथॉर्न में विटामिन सी के साथ विटामिन ए, विटामिन ई, और उसके बाद फ्लेवोनॉइड्स, कार्टेनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, ये सब एक साथ मिल रहे हैं। अब आप इनका इंडिविजुअल काम मत देखिए, ये देखिए कि ये पांचों मिलकर एक साथ जो काम कर रहे हैं वो अलग पावरफुल है। मैं एक अभी कॉन्फ्रेंस में गया था, सी बकथॉर्न का कॉन्फ्रेंस था देहरादून में, वहां एक साइंटिस्ट आए थे। उन साइंटिस्ट ने इस बात पे रिसर्च करी, उन्होंने सी बकथॉर्न से 5 कंपाउंड अलग अलग निकाले। अच्छा। और उन्होंने ये देखा कि अलग अलग जो वो काम कर रहे हैं वो ओके है, लेकिन जब उन 5 कंपाउंड को एक साथ रखा गया तो उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कहीं चीजें इंडिविजुअली जितनी बेटर परफॉर्म नहीं करती, उतना कंसोलिडेट होके कर देती हैं, सिनर्जेटिकली करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती है। तो सी बकथॉर्न की खास बात ये नहीं है कि इसमें ये है, ये है, ये है, ये सारी एक साथ हैं, और जब ये बॉडी के अंदर जा रही हैं तो एक साथ मिलकर जो काम कर रही हैं वो इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। दिस इज व्हाई सी बकथॉर्न इज पावरफुल। सिर्फ इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की वजह से नहीं, इसमें ये भी है, ये भी है, वो तो है, लेकिन क्योंकि वो एक साथ है तो वो सिनर्जेटिकली काम कर रहा है। 2 चीजों को मिलकर वो तीसरी चीज इंपैक्ट कर रही है। और ये मैं आपको रिसर्च भी इसका मैं शेयर करूंगा, जो मैं आपको एविडेंस बता रहा हूं कि 5 उन्होंने ये करा, क्योंकि वो इससे कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे कि भाई कोई कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे इंडिविजुअली कुछ बनाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। लेकिन जब 5 चीजें एक साथ हैं सी बकथॉर्न में तो रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11, वही सी बकथॉर्न के अंदर है। इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड मिलकर 1 और 1 2 नहीं कर रहे, वो बायो एक्टिव कंपाउंड आपस में मिलकर 1 और 1 11 कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे विटामिन डी है जी,
विटामिन डी अगर आप खाली ले रहे हो तो आपकी बॉडी में कैल्शियम हो सकता है प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ही ना हो। अब जब आप विटामिन डी को विटामिन K2 के साथ कंबाइन करते हो तो उसका बेहतरीन इफेक्ट निकल के आता है। कई सारे लोग विटामिन डी लेते हैं क्योंकि इंडिया में तो विटामिन डेफिशिएंसी रहती है ही है। बिल्कुल करेक्ट। विटामिन D3 कभी अकेले मत लो, उसके साथ विटामिन K2 लो, क्योंकि अगर विटामिन D3 अकेले लोगे तो जो आपकी हार्ट की नसें हैं उसमें कैल्शियम डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा और वो प्लेक बनेगा। कई बार हार्ट का टेस्ट होता है कि आपके हार्ट में कितना कैल्शियम डिपोजिशन है। अगर आपको ये देखना है कि कैल्शियम बॉडी में जाके सही जगह डिपॉजिट हो तो उसके लिए आपको विटामिन D3 को विटामिन K2 के साथ कंबाइन करना है। इसको बोलते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट। अब मैं खाली विटामिन D3 ले लिया जस्ट बिकॉज मेरी डेफिशिएंसी थी, बट जो हार्ट भाई आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया। सिनर्जेटिकली लेना बहुत जरूरी है। विटामिन B12 की कमी लोगों में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है, राइट। लेकिन विटामिन B12 के साथ आपको विटामिन B6 और B9 लेना बहुत जरूरी है। अब विटामिन B12 अगर मैं ले रहा हूं तो मेरा वो काम उतना नहीं होगा जितना मैं B6 और B9 मेरे को साथ में चाहिए। अब सी बकथॉर्न या प्लांट बेस्ड चीजों की खास बात क्या होती है, इनके अंदर सिर्फ एक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये लैब में थोड़ी ना बनाया गया खाली विटामिन सी बना के दे दिया। मल्टीपल चीजें एक साथ हैं और वो सब एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो वो जब एक साथ मिलकर काम करती हैं उसका इंपैक्ट अलग ही निकल कर आता है। राइट। और इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल तो वैसे ही बहुत ही जबरदस्त है। इसका विटामिन सी बोलिए, विटामिन ए बोलिए, विटामिन ई बोलिए, इसकी ओमेगा प्रोफाइल बोलिए, कार्टेनॉइड्स बोलिए, पॉलीफेनॉल्स बोलिए। और मैं तो बोलता हूँ एक बहुत अच्छी सी किताब है सैरिंग तोपदान जी की, जो कि लद्दाख के डिहार के करंट साइंटिस्ट भी हैं। आपको मिल जाएगी अमेज़न पे, वो किताब मिल जाएगी, पढ़िए। मेरी बात क्यों मानना, मैं कह रहा हूँ मेरी बात क्यों मानिए। प्रूफ सामने रहेगा तो बिलीव ज्यादा होएगा। और आप खुद रिसर्चेस पढ़िए। आप मेरी बात मत मानिए, आप जाइए नेट पे सर्च करिए हाउ सी बकथॉर्न वर्क्स ऑन डायबिटीज, और आप किसी ऐसे वैसे आर्टिकल को मत करिए, पबमेड में जाके रिसर्च पेपर पढ़िए, उसको बिलीव करिए ना। सर मैं डायबिटीज पूछना चाहता, क्योंकि डायबिटीज कैपिटल लाइक यू राइटली मेंशन, तो सी बकथॉर्न डायरेक्टली डायबिटीज पेशेंट को कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, सी बकथॉर्न का सबसे पहला जो काम है कि हमारे पैंक्रियास, देखिए मैं थोड़ा सा डायबिटीज पे बात करता हूं, फिर मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। डायबिटीज होता कैसे है? हमने खाना खाया, हमने जब खाना खाया तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज हमारे ब्लड में गया। अब ब्लड उस ग्लूकोज को सारे सेल में पहुंचाता है कि भाई तुम ले लो, तुम्हारी ये से तुम्हारा ग्लूकोज आ गया, बनाओ, ये रखो और इससे तुम अपना एनर्जी बनाओ। लेकिन सेल का दरवाजा जो खोलना है, जैसे ग्लूकोज अंदर जाए, वो काम करता है इंसुलिन वो दरवाजा खोलता है, ग्लूकोज अंदर जाता है, बंद हो जाता है। करेक्ट। तो सेल ग्लूकोज को ब्लड से सेल में पहुंचाने का काम किसका है? इंसुलिन का। ठीक है। ये इंसुलिन बनाता है पैंक्रियास। अब हम खाते रहते हैं कार्ब्स, स्टार्च, हर 2 घंटे पे खाना खा रहे हैं, हर 3 घंटे पे खाना खा रहे हैं। हमारी बॉडी में लगातार हमारे ब्लड में ग्लूकोज ही भरा हुआ है, जिससे इंसुलिन स्पाइक हो रहा है। अब भाई जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन उतनी ज्यादा लगेगी। कुछ सालों के बाद क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब उतने ही ग्लूकोज को अंदर पहुंचाने के लिए अब ये इंसुलिन भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि इम्यून हो गया है। बॉडी इम्यून हो गई है इंसुलिन को, अब और ज्यादा इंसुलिन चाहिए। और अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज है, यही सारी बीमारियों की जड़ है, ग्लाइसिनेट करता है। मतलब ग्लूकोज क्या, चिपक जाएगा, प्रोटीन के साथ चिपक जाएगा, एंजाइम के साथ चिपक जाएगा, हार्मोन के साथ चिपक जाएगा, और चिपक के आपकी पूरे सिस्टम को खराब करना शुरू कर देगा। अब लोगों को लगता है अभी तो मैं डायबिटिक नहीं हूं, ग्लूकोज तो नॉर्मल है। ग्लूकोज मत नापो, ये नापो कि तुम्हारा इंसुलिन कितना स्पाइक किया हुआ है। अगर तुम्हारा ग्लूकोज नॉर्मल है लेकिन इंसुलिन स्पाइक किया हुआ है, भाई साहब बहुत जल्दी डायबिटीज होगी तुम्हें, क्योंकि पैंक्रियास की तुमने बैंड बजा के रखी है, उसको तुम शांत बैठने ही नहीं दे रहे। इसलिए डायबिटीज में अगर आपको अपने पैंक्रियास को ठीक करना है, सी बकथॉर्न पे तो मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहला काम है फास्टिंग करनी शुरू करो। 12 घंटे की फास्टिंग, 12 घंटे खाना खाओ, 12 घंटे बॉडी में ग्लूकोज को गायब होने दो। ये फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 12:12 की फास्टिंग करो, और आगे बढ़ा सकते हो तो कभी कभी 18:6 की फास्टिंग करो। 18 घंटे कुछ नहीं देना। अभी हम क्या है, इधर चिप्स तोड़ के खा लिया, ये हर 3 घंटे पे 2 घंटे पे सारा प्रोसेस्ड फूड हम हमारी बॉडी को दे रहे हैं। लगातार ग्लूकोज स्पाइक है, लगातार इंसुलिन स्पाइक है। आपकी पैंक्रियास की बैंड बजेगी कि नहीं बजेगी? अब मान लो आपके पैंक्रियास की बैंड बज गई, अब तो बज गई। अब ठीक कैसे करना है? तो अब पैंक्रियास में एक बीटा सेल्स होते हैं, जो कि इंसुलिन बनाने का काम करते हैं। सी बकथॉर्न उन बीटा सेल को रीजनरेट करता है।
करेक्ट। और दूसरी बात क्या है, ये पहला फायदा हो गया। तो अगर पैंक्रियास में डैमेज हो गए, अब ये धीरे धीरे करके उसको रिवर्स करना शुरू कर 90 दिन लगेंगे। अच्छा, 90 दिन लगते हैं, मतलब 90 दिन मुझे कांस्टेंट सी बकथॉर्न लेना है जी। पल्प और ऑयल उनको रीजनरेट करने के लिए। ऐसा नहीं आज मैंने पिया, ये कोई वो जो आप ओवरनाइट वो ओवरनाइट आप इंसुलिन थोड़ी ना ले रहे हो कि मेरी बॉडी से नहीं बनी, मैंने बाहर से ले ली, इंसुलिन ने अपना काम कर दिया। वो कंट्रोल है। रीजनरेशन कोई भी आप एक दिन में मकान बना सकते हो नहीं, इट टेक्स टाइम, ईयर, साल लगता है, 1.5 साल लगता है। बिल्डिंग समथिंग टेक्स टाइम, रीजनरेटिंग समथिंग टेक्स टाइम, तो यू हैव टू स्टिक टू इट फॉर 90 डेज। 90 दिन जब आप लोगे तो आपके पेंक्रियास के बीटा सेल रीजनरेट होना शुरू हो गए। दूसरा फायदा क्या है, जो इमीडिएट फायदा है कि अगर आपने सी बकथॉर्न लिया तो ये आपकी इंसुलिन, जो आपकी इंसुलिन अभी है उसको स्मार्टली यूटिलाइज करता है बॉडी में, मतलब कम इंसुलिन पे ज्यादा काम कर देगा। ये सी बकथॉर्न का फायदा है। और अगर आपने इस सी बकथॉर्न को करेला, जामुन और चिराता के साथ काम कर लिया तो ये तो ऐसा पावरफुल, सी बकथॉर्न, करेला, जामुन और चिराता, ये तो ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन है डायबिटीज में जो इमीडिएट भी आपको मदद करेगा, और अगर 90 दिन लगातार कर रहे हो तो रीजनरेट भी करने में मदद करेगा, रिवर्सल करने में मदद कर सकता है। और इसके साथ अगर आपने फास्टिंग जोड़ दी, फास्टिंग कैसी, 12:12 घंटे खाना खाना, 12 घंटे फास्टिंग करना, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना आपका, ये आपका जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी डायबिटीज को रिवर्स करना शुरू करेगा और यहां से चीजें होंगी। और ये जो विसरल फैट होता है जो हमारे पेट में जम जाता है फैट, ये विसरल फैट भी किस वजह से है, जब ये ग्लूकोज स्पाइक करा हुआ है तो इंसुलिन क्या कर रहा है, उसको लिवर में घुसा रहा है, उसको ऑर्गन्स के अराउंड को घुसा रहा है, तो ये विसरल फैट है, ये सारा विसरल फैट बन रहा है। करेक्ट। तो जब हम फास्टिंग करेंगे और राइट ऐसी चीजें बॉडी को देंगे जो बॉडी के अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट्स दे रही हैं, जो उस प्रोसेस को, सेल्स को रिजुविनेट और रीजनरेट करने में मदद कर रहे हैं, तो फिर हम रिकवर करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही। तो सर ये तो हमारे बहुत सारे एडवांटेज हैं सी बकथॉर्न के। कौन से ऐसे, मैं कैटेगरी पूछना चाहूंगा जिस कैटेगरी को सी बकथॉर्न नहीं लेना चाहिए, ऐसी किसी कैटेगरी के लिए नहीं बना सी बकथॉर्न? देखिए, ये पहली बात, ये एक सबसे पहले ये समझना है सी बकथॉर्न क्या है। सी बकथॉर्न एक पौधा है, एक प्लांट है। मैं उसको बेरी तोड़ के नहीं खा सकता क्योंकि मैं लद्दाख नहीं जा पा रहा हूं, और लद्दाख में भी जाऊंगा तो एक ही महीने मिलेगी, तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में मुझे उस बेरी का फायदा लेना है, तो मैं उसका जूस पी रहा हूं जी। करेक्ट। तो ये कोई दवाई नहीं है, ये एक फ्रूट से बना जूस है जो काम दवाई का कर रहा है, लेकिन है ये फ्रूट जूस। अब इसका नुकसान क्या है, किसी भी चीज को आप अगर अधिक मात्रा में लोगे, अब्यूज करने लग गए उसको, जस्ट बिकॉज मुझे ओवरनाइट रिजल्ट चाहिए, मुझे जल्दी एंटी रिवर्सिंग करनी है, तो उसका नुकसान है। अब केले हैं, आप खाते जाओ, केले ही खा लो, राइट, 12 केले खा लो, तो वो भी तो नुकसान ही है ना। हर चीज को लिमिट में लेना बहुत जरूरी है। तो जो सी बकथॉर्न के डोजेज हैं, आप 5 से 10 ml लीजिए। अब 5 से 10 ml बस आपको लेना है, क्योंकि उस 5-10 ml में ही बहुत कुछ है। राइट। अब कई लोग बोलते हैं सर इसमें इतना विटामिन सी है, मेरा तो आपको पता है मेरी किडनी खराब हो जाएगी। हाँ, ये क्वेश्चन तो भाई तो पूरी बॉटल थोड़ी ना पियोगे, वेरी लिमिटेड पार्ट। आपको, आपका ठीक है बॉडी का आरडीए 90 mg का है, 2000 mg तक आपकी बॉडी विटामिन सी कुछ नहीं एक्सक्रीट कर देगी। अब आपको 5 से 10 ml लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, 5 to 10 ml ही आपको लेना है, लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, पहली चीज। दूसरा, अगर लो ब्लड प्रेशर है तो उसको थोड़ा सा इसके पल्प को अवॉइड करिए, ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर कम करने में बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। एक तो नेचुरल ब्लड थिनर भी है, तो ब्लड प्रेशर को कम करता है ये, तो लो बीपी में अवॉइड करिए, हाई बीपी में तो बहुत बढ़िया है। और तीसरी बात, अगर आपकी सर्जरी हुई है रिसेंटली तो कुछ समय तक आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी कंटेंट है, तो सर्जरी के नियर बाय आपको इसको अवॉइड करना है। ओके, गॉट इट। ये सर कुछ क्वेश्चंस थे अराउंड द नॉन मार्केटिंग साइड, लेकिन मेरे एक ना मार्केटिंग साइड से भी है कि लोकल मार्केट में किस तरीके से स्टेबल कर सकते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ कर सकता है लोकल मार्केट। आज हम कई बार किसानों की बात करते हैं, हाँ, टीवी पे बैठ के न्यूज़ देखते हैं कि बॉर्डर में ये हो गया, बॉर्डर पे वैसा हो गया। आज हमारा बॉर्डर का एक जो राज्य है वो है लद्दाख, करेक्ट, पाकिस्तान बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है, आपका चाइना बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है। हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ शशांक जी, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप लद्दाख की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? सर मैं बिल्कुल करना चाहूँगा सर, क्योंकि वहाँ के लोकल्स के पास हम जैसे वो फैसिलिटीज नहीं है, इतनी टफ क्लाइमेटिक कंडीशन है, मेहनत है, करना चाहोगे आप कंट्रीब्यूट? कैसे कंट्रीब्यूट करोगे?
वो डायरेक्टली एक स्कोप नहीं है जहां के पे मैं जाके सीधा कंट्रीब्यूट करूं, वो स्कोप मिसिंग है समवेयर। उनकी धरोहर जो उनकी चीजें हैं, हाँ, अगर उसको economy इंडिया में वैल्यू मिलनी शुरू हो गई, तो शुरू हो गई, हमारे देश में वैल्यू मिलनी शुरू हो गई, तो उनको अपने आप वैल्यू मिलनी क्या हो गई, उनको तो प्राइस मिल गया ना। अब सी बकथॉर्न उनके पास है, आमची मेडिसिन सिस्टम में यूज होता है। आप छोड़िए, कई लोग तो बोलते हैं कि क्या फायदा सी बकथॉर्न का। चलिए मैं आपकी बात कर रहा हूं, नासा ने 3 अगस्त को पूरी दुनिया से 12 सीड पिक किए, ठीक है, भारत से 2 सीड पिक किए। 2 सीड को वो स्पेस में लेके गया इंडिया के, और वहां पे वो उसको ग्रो करके देख रहा है जिससे कि एस्ट्रोनॉट का खाना बनाया जा सके। उसने क्यों सी बकथॉर्न ही पिक किया? क्या भारत में सीड की कमी है? नहीं। क्यों सी बकथॉर्न पिक किया? बिकॉज नासा को भी उन्होंने अपनी रिसर्च करी, करके ये पाया कि इसकी न्यूट्रिशनल साइड पे बहुत बड़ी वैल्यू है, तभी तो उन्होंने पिक किया ना। और हमारे यहाँ 14,000 हेक्टेयर सी बकथॉर्न जंगली तौर पे उग रहा है, और हम उसको कमर्शियलाइज ही नहीं कर रहे, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे। करेक्ट। हम माजा पीने में लगे हैं, स्लाइस पीने में लगे हैं, लाहौरी जीरा पीने में लगे हैं। करेक्ट। आप लाहौर का जीरा पी सकते हो, तो लद्दाख का सी बकथॉर्न पीने में क्या परेशानी है? इसके तो मेडिसिनल बेनिफिट हैं, हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4 बीमारियां कम कर रहा है, फैमिली को हेल्थी बना रहा है। और हर एक परचेज के साथ लद्दाख के लोकल प्लकर्स, हार्वेस्टर, माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर, उनकी इकोनॉमिक्स बैठ रही है। आप क्या करेंगे लद्दाख में? आप वहां पे आईटी इंडस्ट्री लगाएंगे? नहीं। बताइए, टीसीएस का ऑफिस खोलेंगे वहां, इन्फोसिस खोलेंगे वहां। टूरिज्म के बाद अगला रोजगार क्या है? सी बकथॉर्न। जिस माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर के साथ हमने काम करना शुरू करा 3 साल पहले, वो बाइक से आया, एक बाइक लेकर आया। आपको मैं बताऊं, उसकी पंचर की दुकान थी एक जगह है तीमूर, वहां पे वो पंचर जोड़ता था। हमने कहा भाई चलो यार, इसको मिलके करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं। तो बाइक से लेकर आया, बोला कि हाँ मेरे पास सेटअप है, मैं छोटा है और मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूं, हम यहां से बेरी कलेक्ट कर लेंगे, ऐसे ऐसे बेरी को हम कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, साथ में मिलकर काम करते हैं। ये मैं आपको आज से 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूं, साथ में मिलकर काम करते हैं। अभी उसके पास अपनी टाटा कर्व कार है, एक स्कॉर्पियो है, और अपने यहाँ पूरा सेटअप है, ओनली विद द हेल्प ऑफ सी बकथॉर्न। और अमित शाह जी से अवार्ड मिला है। अब आप मेरे को बताइए, ये कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? ये एक सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? मैंने आपको क्या बोला था? क्रूअल एंटरप्रेन्योरशिप और एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप। एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ऐसा काम जिसमें शुरू से लेकर अंत में सबका भला हो रहा हो, सबका भला हो रहा हो। आप क्या, उस लद्दाख में भला नहीं हो रहा है? उनको अपनी क्रॉप की वैल्यू नहीं मिल रही, वरना तो जंगली तौर पे पड़ा रहे। और चाइना पूरे विश्व भर में सी बकथॉर्न भेज रहा है। चाइना ने 1500 प्रोडक्ट बना दिए, अब कल्टीवेट कर करके सी बकथॉर्न को 213 मिलियन हेक्टेयर करा। और हमारे पास क्या है? हमारे पास जो पड़ा है, हम उसी को जानना नहीं चाह रहे, उसको वैल्यू नहीं कर रहे, हम उसी को जानना नहीं चाह रहे। हमें इंटरटेनमेंट की रीलें शेयर करनी है, हमें कच्चा बादाम शेयर करना है। अरे शेयर करना है तो ऐसी चीज शेयर करो जिससे 4 लोगों की हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व हो, कुछ तो इंपैक्ट हो। आज मैं भी कुछ चीजें होती हैं जो अच्छी होती हैं वो शेयर करता हूं, लेकिन कच्चा बादाम शेयर करने के साथ साथ, चलो वो तो ठीक है, किसी को हंसाना चाहते हो आप, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन तो शेयर करो जो किसी के काम आ सकती है, वैल्यू ऐड करे सोसाइटी में। आपका कहना था क्या इकोनॉमिक्स का रोल प्ले कर रहा है? लद्दाख के लिए ये गोल्ड माइन है साहब सी बकथॉर्न। ये वहां पे एक अलग ही प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेगा। ये वहां पे लोगों को ऐसी इकोनॉमिक्स क्रिएट करके देगा कि जो आज बाइकों से चल रहे हैं वो घर से चलेंगे, जिनके पास अपने घर नहीं है उनके पास घर होंगे, उनकी इकोनॉमिक्स इससे बेहतर हो रही है। 1 महीने के सी बकथॉर्न हार्वेस्ट में वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो अपना पूरा साल चला सकें। ये मैं प्लकर्स की बात कर रहा हूं, माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर तो और हैं। चलिए ठीक है, लद्दाख में कुछ लोग थे उनकी सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी उनको क्या है, वो सबको बाहर आके नौकरी करनी पड़ती है, पलायन होता है। वहां क्या करें? बाहर आते हैं, पढ़ने बाहर आते हैं, जॉब करने बाहर आते हैं। जब वहां के रिसोर्सेज को वैल्यू मिलेगी तो क्या होगा? ग्रो करेगी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इकोनॉमिक्स ग्रो करेगी, लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो घर बेहतर बनेगा, एजुकेशन बेहतर होगी, सिस्टम्स बेहतर बनेंगे, उनकी लाइफ बेहतर बनेगी। और आप एक ऐसी रिमोट लोकेशन पे अगर इकोनॉमिक्स होने लगी, अगर कितना बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा पूरी ऑल ओवर इंडिया के लिए, और वो ग्लोबली भी कितना स्केल कर सकते हैं। अगर किसी जगह पे पैसा है तो उसको यूटिलाइज दैट ना, उसको यूटिलाइज करते हैं। बॉर्डर एरिया पे उसके बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं। लोग समृद्ध हैं तो गलत काम नहीं होंगे। हाँ, गरीबी ही गलत काम करवाती है। बिल्कुल सही बोला आपने, करेक्ट। गरीबी में ही गलत काम होते हैं। जब लोग समृद्ध हैं और पैसा आ रहा है और वहां को लोगों को पता है कि यार हम तो समृद्ध हैं,
तो आप बताइए कि क्या हो सकता है। और मैं आपको बोलूं, पाकिस्तान सी बकथॉर्न पे बड़ा एग्रेसिव काम करता है। अच्छा, बड़ा एग्रेसिव, क्योंकि आधा तो कश्मीर उधर पार्ट भी है, तो वहां पर भी सी बकथॉर्न खूब वो काम करता है। कई बार तो ऐसे थे कि हम इंडिया में सी बकथॉर्न की जानकारी कर रहे हैं, वो उसको पाकिस्तान में यूज कर, वो वहां यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे लोग, वो वहां प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो कई ऐसे लोग थे, उनको दुबई में सी बकथॉर्न चाहिए था, उन्होंने वहां से मंगा लिया। अच्छा, अब हमारे देश की धरोहर है। आप वेलविथ हटा दो, ब्रांड हटा दो, सी बकथॉर्न तो देश की धरोहर है ना जी। 14,000 हेक्टेयर में उग रहा है, जिसके फायदे नासा को भी पता है, रशियन एस्ट्रोनॉट्स को भी पता है, 200 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुकी हैं। सलमा हायक इसके बारे में बात कर रही है, अपार शक्ति खुराना, रणवीर बरार, तमाम सेलिब्रिटीज इसके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। DIHAR डिफेंस के इंस्टीट्यूट इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, एम्स दिल्ली इसके ऊपर रिसर्च कर चुका है, और इतने सारे फायदे अलग अलग चीजों में देखे गए हैं जिनकी स्टडीज पब्लिश्ड हैं। ऐसी चीज को पहचान मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 100%, यही मेरा कहना है। हाँ, अब उसके बाद ये लोगों का चयन है कि अगर उनको सी बकथॉर्न लेना है तो बेस्ट फॉर्मेट का वो किससे लें। बिल्कुल, ये लोगों का चयन है थ्योरेटिकल सी बकथॉर्न ही अल्टीमेटली। हाँ, आपको चैनलाइजेशन कैसे करना है, आपकी चॉइसेस ऑफ फूड किस तरीके से, दैट्स अप टू यू। लेकिन ये प्लांट बेस्ड है, दिस इज नॉट अ न्यूरोकेमिकल। ये सिंथेटिक नहीं है, सिंथेटिक नहीं ये है, प्लांट बेस्ड है, ये किसी लैब में बनी हुई चीज नहीं है। करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चनेबल बहुत होता है कि हम तो प्लांट बेस्ड ही हम प्रेफर करते हैं, हम ना लैब्स में ही नहीं जाएंगे, सिंथेटिक नहीं लेंगे, तो प्लांट बहुत अच्छा आपने क्लियर कर दिया, दिस इज अ प्लांट बेस्ड। ये प्लांट बेस्ड है विद नो साइड इफेक्ट, जीरो साइड इफेक्ट्स ऑफ इसमें कुछ भी एडिड सिंथेटिक और केमिकल नहीं है, ये इंटायरली प्लांट बेस्ड है। ओके, ये सी बकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल है, इसमें सी बकथॉर्न के साथ साथ टर्मरिक ऑयल भी मिक्स्ड है। जैसा मैं बता रहा था ना, इन्फ्लेमेशन पे ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। करेक्ट, और आप ये देखेंगे जो इसका गाढ़ापन है ना, ये रॉ पल्प है जिसकी वजह से इसका गाढ़ापन है। राइट, इसमें कभी कभी आपको ब्लैक पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। वो क्या होता है कि जो इसकी सीड होती है पल्पिंग के टाइम पे, वो भी इसमें मिक्स हो जाती है, तो वो ब्लैक पार्टिकल है। और इसको आप रख देंगे तो इसमें लेयरिंग हो जाएगी, मतलब इसका कुछ मतलब ये पल्प होता है तो कहीं गाढ़ा हो जाएगा और कहीं पतला हो जाएगा जब आप इस बॉटल को एक जगह रखे रहेंगे। तो ये भी पॉइंट इस पे देखने को मिलता है। राइट, तो ये लीजिए, आप एक बार इसको रॉ भी टेस्ट करके देखिएगा जी। इसमें आपको सी बकथॉर्न और टर्मरिक ऑयल दोनों का आएगा। राइट, उसके बाद फिर आप चाहें तो पानी भी मिला सकते हैं। सुपर्ब, दिस इज नाइस। जैसे आपने बताया बिल्कुल सेम टेस्ट, टर्मरिक एज वेल, टर्मरिक और सी बकथॉर्न और टर्मरिक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब आप जॉइंट किसी को प्रॉब्लम हो, और अगर इवन कोई वेट लॉस करना चाह रहा है ना, तो उसमें ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि कई बार जो वेट गेन हुआ होता है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। उसमें ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल है। आर्थराइटिस में, जॉइंट पेन में, और वेट लॉस में, थायराइड में, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मतलब मेरा अगर फेवरेट कॉम्बिनेशन आप बोलेंगे तो टर्मरिक और सी बकथॉर्न का कॉम्बिनेशन मेरा बेस्ट है जनरल वेलनेस के लिए। अगर कोई स्पेसिफिक मेरे को कुछ इशू चैलेंज है तो मैं उसके लिए जाऊंगा। डायबिटीज है तो डायबिटीज, बेस्ट फॉर द जनरल पर्पस, फॉर जनरल पर्पस के लिए बेस्ट है। ठीक है सर, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी करवा दिया है विद द लिंक। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, यहाँ पे सर का इंस्टाग्राम हैंडल भी है, आप जाके जरूर इंक्वायर कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन होता है जो हमने पॉडकास्ट में कवर नहीं किया हो, या यू हैव सेपरेट क्वेरी, do send your thoughts into the comment section and to the direct DM to the sir. You will be available to answer all of them. And with the last message सर, मैं पूछना चाहूंगा सर, ऐसी कुछ सी चीजें जो हमने मिस कर दी हो, या ऑडियंस को ये बात पता होनी ही चाहिए फॉर द सी बकथॉर्न थिंग? देखिए, अगर आप कोई ऐसी स्पेसिफिक बात बोलेंगे, जो डोजेस हैं उसको लिमिट में रखना है, जो मैंने आपको बताया उसको क्रॉस नहीं करना है, और उनको लिमिट में रखना है, और किसी अच्छे ट्रस्टेड सोर्स से ही सी बकथॉर्न को परचेज करें। काम करते करते मैंने देखा है कई लोगों को हम मिलते हैं, वो सॉर्बिटॉल मिलाते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें इसमें मिक्सिंग करते हैं जो ठीक नहीं है। तो सेहत के लिए जब भी चाह रहे हैं तो किसी रिलायबल सोर्स से ही चीज़ें को खरीदें। ओके, ठीक है, रिलायबिलिटी इज द की। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगेन हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है सर का इंस्टाग्राम हैंडल, इनका पेज भी। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है, सबसे पहले प्यार करते हो सबसे ज्यादा परचेज करो, और नीचे आके अपना